वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां पर मैं आपसे रोज देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पर बातचीत करता हूं। तो ये वीडियो सबसे पहले पूरी देख लेना। आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तो कहीं जाना नहीं है, कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से सीबीआई की पूरी टीम मुंबई आ गई है और अब अनिल देशमुख के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाएगा। सबसे पहले सीबीआई की टीम मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का इंटरव्यू लेंगी, उनसे बातचीत करेंगे, उनका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर उनके पास अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत है तो उसे भी कस्टडी में लिया जाएगा। जिसके बाद बारी आएगी अनिल देशमुख की, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का गलत इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की सरकार के बीच रिश्ते कैसे हैं आपको पता ही है। उनको ऐसा लगता है कि सीबीआई वही करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे करने के लिए कहेगी। जिसके बाद कई सारी चीजें इस पूरे मामले पर निकल के आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को सोचना चाहिए था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाने से पहले, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने जनरल कंसेंट नहीं दिया हुआ है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई मामला होता है तो उसके ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। जिसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि सीबीआई को हाई कोर्ट को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या करना है। पॉलिटिक्स की बात करें तो कल बंगाल के हावड़ा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली थी, जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ इस बार धागा खोल दिया। उन्होंने कई सारे बातें कही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इस बार ममता दीदी का गेम ओवर हो चुका है, क्योंकि अपने रैलीज में ममता बनर्जी बहुत ज्यादा डेस्परेट नजर आती है। वो हमेशा अपनी रैलीज में कहती हुई नजर आती है कि माइनॉरिटीज अपने वोट को स्प्लिट ना करें। माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिम्स। ममता बनर्जी ने इस वर्ड का भी यूज किया है कि सारे मुस्लिम्स मिलकर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट करें और बीजेपी को वोट ना करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ममता दीदी को कितने बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिसेस आए हैं, पर मुझे तो 10 बार से ज्यादा नोटिस आ चुका है। पर क्या मैंने कभी भी ऐसा कहा है कि सारे हिंदू मिलके बीजेपी को वोट करें? ऐसी सारी बातें दोनों पक्षों की तरफ से आई और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा डेस्परेट है कि उनको पता चल चुका है कि इस बार बंगाल में लोगों का रुख बीजेपी की तरफ है। इस वजह से उनको ऐसा कहना पड़ रहा है कि सारे मुस्लिम्स मिलकर टीएमसी को वोट करें, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग इस बार ममता दीदी और टीएमसी से दूरी बना रहे हैं और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा श्योर है कि वो बंगाल में अपनी सरकार बना लेगी। अपने देश भारत के लिए काफी अच्छी खबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका कभी भी भारत को डिस्करेज ही करता है कि वो रशिया जैसे कंट्रीज से आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, हथियार इंपोर्ट ना कराए, ना ही रशिया जैसी कंट्रीज के लिए आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बनाए और उनको दे। बेसिकली उनके कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस में वही सबसे आगे रहे, वही हथियार बनाए, बेचे और सबसे ज्यादा मुनाफा भी अमेरिका ही कमाए। लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, जहां पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, हथियारों की जरूरत रशिया को है, वो सारी चीजें भारत देश में बनाई जाएगी, मेड इन इंडिया पॉलिसी के अंदर। जिसके बाद इंडिया से सारी चीजें वो इंपोर्ट करवाएंगे अपने देश में अपनी जरूरत के लिए। जिसके बाद इस फैसले से भारत और रशिया के बीच में टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच सबसे इंपॉर्टेंटली रिश्ते, रिलेशनशिप और बेहतर हो जाएगा। और इस डिसीजन से अमेरिका कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा। भारत के लिए आज दो अच्छी खबरें हैं। एक खबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, दूसरी पर बातचीत करते हैं।
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक सबसे बड़ी दुनिया की एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर ये दुनिया में जितने भी देश हैं आने वाले वक्त में उनकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करने वाली, उनका देश प्रॉफिट में रहेगा, इकोनॉमी उनकी बढ़ती रहेगी या आने वाले समय में गिरेगी, ये सारी चीजें वो प्रोजेक्ट करते हैं। और अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी 11.5% से बढ़ने वाली है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कोविड के बाद पूरी दुनिया में भारत ऐसा पहला देश था जिसकी इकोनॉमी नेगेटिव से यानी कि माइनस से पॉजिटिव में गई थी, दुनिया की सबसे पहली कंट्री कोविड के बाद। और अब IMF ने इस प्रोजेक्शन को 11.5% से बढ़ा के 12.5% कर दिया, यानी कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी GDP 12.5% से और बढ़ने वाली है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यहां पर तो सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सारे लोग गरीब लोग वापस अपने गांव जाने पर मजबूर है। तो कैसे ये नंबर्स को अचीव किया जाएगा? हो सकता है कि भारत में बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रही हो, इंटरनेशनल कंपनीज अच्छा कर रही हो, लेकिन मैं आपके साथ जो ग्राउंड रियलिटी है वो शेयर कर रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, IMF ने कहा है कि भारत अगर 12.5% से आने वाले समय में बढ़ता है तो इंडिया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फिर से बन जाएगी। महाराष्ट्र में पढ़ रहे बच्चों के लिए लगातार अच्छी खबरें आती जा रही है। सबसे पहले डिग्री में पढ़ रहे बच्चों के एग्जाम्स को ऑनलाइन कर दिया गया, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कुछ भी हो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स तक दिए गए और उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे, फाइनल एग्जाम्स, और बिना एग्जाम्स के उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। जिसके बाद बच्चे बचते हैं 4 स्टैंडर्ड्स के बच्चे, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 10वीं और 12वीं के बच्चों का तो फिक्स है कि उनके एग्जाम्स ऑफलाइन ही लिए जाएंगे। इसके बाद बीच के बच्चे बच जाते हैं जो आते हैं 9वीं और 11वीं में। इस मामले के ऊपर एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया, ये कहते हुए कि ज्यादातर चांसेस फिलहाल यही है कि 9वीं और 11वीं के बच्चों की भी एग्जाम्स ना ली जाए और उन्हें भी बिना एग्जाम लिए ही आगे प्रमोट कर दिया जाए। पर आने वाले 2 दिन में इस मुद्दे के ऊपर अनाउंसमेंट की जाएगी। एक मीटिंग हो रही थी जहां पर वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स किस वजह से ऑनलाइन नहीं ली जा सकती। वहीं पर उन्होंने 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए भी हल्की सी अच्छी खबर की हिंट दे दी। कोविड की बात करें तो अभी कल ही भारत में 7 लाख केसेस थे और अब 8 लाख से भी ज्यादा केसेस सिर्फ एक दिन में बढ़ गए। अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो 1,15,000 से भी ज्यादा केसेस एक दिन में दर्ज किए गए। और अगर मौतों की बात करें तो सिर्फ एक दिन में 630 लोगों की जान गई है पूरे भारत देश में। और इसी के साथ मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं जो अभी अभी निकल के आ रही है, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से अभी तक 30 लाख से भी ज्यादा लोग इस दुनिया से कम हो चुके हैं। ये अपडेट आ गई है। आपने अनमोल अंबानी का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, अनिल अंबानी इनके बेटे हैं अनमोल अंबानी, और इन्होंने कल एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट कर दिया है जो काफी ज्यादा सेंस बनाती है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल एक्टर्स अपनी शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स रात भर क्रिकेट खेल सकते हैं, और प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस तो अल्ट्रा लेजेंड है, वो अपनी रैलियां हजारों लाखों लोगों के साथ कर सकते हैं कोविड में, उनको ये सारी चीजें अलाउड है। लेकिन जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, जो एक छोटा धंधा चलाता है जिससे उसका घर चलता है, वो अपना धंधा कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर यह कह दिया जाता है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब इस बात में पूरा दम है। पॉलिटिशियंस बड़े बड़े रैलीज करते हैं, एक्टर्स अपनी शूटिंग कर ही रहे हैं, और क्रिकेटर्स आपको पता ही है क्रिकेट खेल ही रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके धंधों को क्यों बंद किया जा रहा है? अब इसकी तरफ से दूसरा डिबेट आता है कि अगर इन सारी चीजों को बंद नहीं किया जाएगा तो कोविड के केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ से जो काउंटर अटैक आ रहा है वो भी सही है। अब इस मामले पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है ये कहते हुए कि यहाँ पर जितने भी आईपीएल मैचेस होने वाले हैं उसको शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि आईपीएल की वजह से लोग वहां पर इकट्ठा होंगे और कोविड के केसेस बढ़ेंगे। हालांकि इस बार आईपीएल के दौरान लोगों का स्टेडियम में बैठना अलाउड नहीं है, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि लोग स्टेडियम के बाहर भीड़ इकट्ठा जरूर करेंगे और उस एरिया में ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं जिसको कोविड की वजह से सील कर दिया गया है और अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो कोविड के केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। आईपीएल के लिए लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। आपको मैं काफी ज्यादा स्ट्रेंज सी खबर सुनाता हूं। इतनी स्ट्रेंज खबर मैंने भी कभी नहीं सुनी। लॉकडाउन के दौरान आप सब ने फोन पे लूडो तो जरूर खेला होगा। उसी तरीके से ये एक मलाड की कहानी है, जहां पर मलाड में एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम तुकाराम है, उसका एक दोस्त है अमित। ये दोनों आपस में लूडो फोन पे हमेशा खेलते थे और उसी तरह से परसों अभी इन्होंने फिर से एक गार्डन में मिले, ओपन गार्डन में, जहां पर बैठ के उन्होंने लूडो खेलना शुरू किया। लेकिन जो तुकाराम है सिक्योरिटी गार्ड, वो कभी भी लूडो में जीतता नहीं था, लेकिन कल कुछ अलग हुआ और वो हर एक मैच जीतने लगा, जिसकी वजह से उसके दोस्त अमित को काफी गुस्सा आया और उसने उसको मारना शुरू कर दिया लात घूंसों से, जिसके बाद तुकाराम घर जाते वक्त रास्ते में गिर गया। उसके परिवार वालों ने तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में पता चला कि तुकाराम की जान जा चुकी है। उन्होंने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराए, बिना पुलिस को बताए उसकी लाश की अंतिम संस्कार कर दी, जिसके बाद एक पड़ोसी ने बताया कि इसको एक खुले गार्डन में अमित नाम के आदमी ने मारा था। उसके बाद परिवार ने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई। पुलिस ने अमित को मर्डर केस के अंदर अरेस्ट कर लिया। गाजीपुर से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली, सबसे बड़े गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब के जेल से निकालकर उत्तर प्रदेश के बंदा जेल में बंद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे काफिले के साथ पंजाब पहुंच चुकी है। वहां से 900 किलोमीटर की दूरी और आज सुबह मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के जेल में होंगे। मुख्तार अंसारी की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है, ये कहते हुए कि मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको फेक एनकाउंटर में मार ना दे। आप समझ सकते हैं कि डर की वजह क्या है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आना चाहते थे, उत्तर प्रदेश से किस बात का उनको डर है, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल पुलिस के साथ गाड़ियां पलट ही जाती है, फिर उसके बाद गुनहगार गाड़ी से निकल के भागने की कोशिश करता ही है और पुलिस मजबूरी में उनको मार ही देती है। आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या? प्लीज कर ही दो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।